हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एसएसटी का लॉन्ग आंसर करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज डे है 7, तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सा लेक्चर को अटेंड करने जा रहे हैं। एसएसटी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, 5 मार्क्स की हर क्वेश्चन आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलिए आओ, व्हाट वी लर्न टुडे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी टॉप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्या लिखने हैं? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मेरा वेबसाइट आपको, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज कौन सी क्लास होगी। आज हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारी चीज़ का मिल जाएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कि मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये 6 मार्क्स की आती है। हिस्ट्री में जो लॉन्ग क्वेश्चन होती है वो 6 मार्क्स की आती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चले। मजीनी इज कॉल्ड द प्रोपेहेट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इसे आइडियोलॉजी भी कहा जाता है कि ये आइडियोलॉजी विचारात्मक आदमी थे जो हमारे यूनिफिकेशन इटली में बहुत सहायक बने। उसके बाद ये फिलोसोफर भी थे, राइटर भी थे, और एक स्टेट्समैन भी थे, और एक सपोर्टर भी थे रिपब्लिक के, जो एक हार्ड वर्क करते थे। ठीक है, इनका जन्म 1805 में हुआ, यानी कि 1805 में, इन द सिटी ऑफ जेनेवा, सार्डिनिया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक जेनेवा कंट्री थी, उसमें 1805 में जन्म हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन जेनेवा वाज एन एक्सेड टू पिडमंट इन 1815, मजीनी वाज अमंग दोज हु अपोज्ड इट। ठीक है, उसके बाद जब जेनेवा नेक्स्ट हो गई, यानी कि पिडमंट से अलग हो गई 1815 में, तब मजीनी ने उनका जम के विरोध किया, और उसके बाद यही विचारधारा से उन्होंने इंस्पायर होकर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट किया। उसके बाद ही टुक मेंबरशिप ऑफ द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कार्बनरी। उसके बाद इन्होंने कार्बनरी के मेंबरशिप को लिया, और उसके बाद बहुत सारे रिपब्लिकेशन काउज और मजीनी फाउंडेड यंग इटली, और इन मर्सली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटी को जन्म दिया। ठीक है, यूथ फेयर मेड इट्स मेंबर्स, और उसके बाद इसके मेंबर्स जो थे वहाँ के जवान लोग बने। मजीनी बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। ही गेव द स्लोगन ऑफ जनार्दन जनता एंड इटली, यानी कि हमारी जनता है और इटली है हमारे समर्थ में। ठीक है, हिज एम वाज टू फ्री इटली फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड टू यूनिफाई द होल ऑफ इटली। ठीक है, ऑस्ट्रिया से जो एक ऑब्स्टिकल था ना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल था, तो उसे हटाना था और इटली को यूनाइट करना था। ठीक है, चलो तो ये थी हमारी कंट्रीब्यूशन ऑफ मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क, कि जर्मनी में बिस्मार्क का क्या रोल था, तो वो बताना है। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? After the death of Frederick William IV, the king of Prussia became William I. फेडरिक विलियम के बाद हमारे किंग प्रूसिया जो थे वो विलियम वन बने, और वो एक विचारधारक, एक जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूसिया। विलियम ने हमारी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को पॉसिबल नहीं थी अकेला उन्होंने बनाने के प्रयास में। ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराना था उनको, इसीलिए उन्होंने एक ऑटोवन बिस्मार्क, जो उसके चांसलर थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। बिस्मार्क वाज इमिनेंट एंड नेशनलिज्म एंड डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट में बहुत आगे थे। ही डिड नॉट कंसिडर एनी स्टेप इन अप्रोप्रिएट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और वो हर चीज़, हर स्टेप को एकदम बाह्य तरीके से करते थे, जो बहुत ही सबको पसंद आया करता था। ही स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ ऑल द ग्रुप्स ऑफ जर्मन नेशनलिस्ट एंड ट्राई टू ब्रिंग देम अंडर हिज इन्फ्लुएंस, है ना। उन्होंने एक कॉन्टैक्ट किया अपने प्रूसिया जर्मन नेशनलिस्ट से, और ट्राई किया कि सारे उनके विचारधारक बन जाए। ठीक है, बिस्मार्क बिलीव्ड दैट द प्रॉब्लम ऑफ जर्मनी वुड नॉट बी सॉल्व बाय इंटेलेक्चुअल स्पीचेस, नॉट बाय आइडियलिज्म, बट बाय पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड लिक्वर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूसिया। ठीक है, बात एकदम क्लियर होगी कि प्रूसिया के अंदर उन्होंने अपनी
जीवन को गंवाया है ना, उनकी मृत्यु बाद में हो जाती है। तो जर्मनी में बिस्मार्क का योगदान था कि उन्होंने बहुत सारे कांटेक्ट किए जर्मन से और एक आइडियलिज्म बनाया और प्रूसिया के साथ मिलकर जर्मनी को यूनिफाई करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 1871 बाय द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, उसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बुलाया गया और सदर्न किंगडम्स के द्वारा नॉर्थ जर्मन फेडरेशन की बात कही गई। अल्टीमेटली जर्मनी इमर्ज्ड ऑन द मैप ऑफ यूरोप एज यूनिफाइड नेशन। उसके बाद 1871 यानी कि 1871 में यूरोप में जो है वो हमारी जर्मनी दिखने लगी मैप में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बिस्मार्क का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी जर्मनी के यूनिफिकेशन के में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 1921। रीजन्स फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929, यानी कि रीजन्स भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन बहुत हो रहा था फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, और सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड मार्केट्स बिकेम मोर देन द रिक्वायरमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट बहुत से, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा सप्लाई हो रहा था एग्रीकल्चर का, है ना। उसके बाद है प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस। उसके बाद परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, सो द सिस्टम बेस्ड ऑन द वर्ल्ड मार्केट फेल ट्रेड। क्या बोल रहा है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर रहा था और कंज्यूमर्स को भी रिड्यूस कर रहा था, जो बहुत इफेक्टिव हो रहा था वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ अमेरिकन मनी वाज अनदर इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। और हमारी अमेरिकन मनी का गिरना, यानी कि उसका मनी का गिरना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था इकोनॉमिक क्राइसिस का। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके। तो द ग्रेट डिप्रेशन हैड अ वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट। और ग्रेट डिप्रेशन आया हमारी 1929 में, और वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट लेके आया। द यूरोपियन इकोनॉमी कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। और उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह बंद हो चुकी थी, और मैनी बैंक्स इन यूरोप क्लोज्ड ओवरनाइट। और उसके बाद रातों रात सारी बैंक यूरोप में बंद हो गई थी। करेंसी ऑफ मैनी कंट्रीज गॉट डीवैल्यूड। और सारी मतलब अधिकतर देश की वैल्यू जो थी कंट्रीज़ की वो गिर चुकी थी। द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स स्टार्टेड फॉलिंग। और फूड ग्रेन्स जो थी, रॉ मटेरियल्स के जो प्राइसेस थे वो गिर रहे थे। उसके बाद इस तरह से हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ख़राब हो गई थी 1929 में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र पटना। पटना के बारे में हमारे कुछ बताना है कि वहाँ पर क्या क्या है। तो आप लोग अगर संस्कृत का चैप्टर पढ़े होगे तो बढ़िया से बता दिए होगे। ठीक है, तो इसको अपने से कर लेना। इन 5th सेंचुरी AD, 5वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि मगध एम्पायर हमारी इंडिया आई थी, और पाटलिपुत्र में राजगृह नामक पाटलिपुत्र का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद एक रूल हुआ नंदस और मौर्यस का, जो हमारी सिटी में डेवलपमेंट कराई। उसके बाद ग्रीक एवेस्टर आई, जो मेगास्थनीज कहलाते हैं, वो भी सिटी में आए, और उसके बारे में बहुत सारे अपने ग्रंथ में लिखे भी हैं। लेटर चाइनीज ट्रेवलर्स फायान एंड ह्वेनसांग ऑल्सो कैम हियर। पाटलिपुत्र remained the center of crafts, trade, education and cultural activities till the Gupta period। और पाटलिपुत्र थे यानी कि पटना, वो एक सेंटर थी क्राफ्ट्स की, ट्रेड की, एजुकेशन की और कल्चरल एक्टिविटीज़ की। कब तक? गुप्ता पीरियड तक। ठीक है, उसके बाद ये पाटलिपुत्र जो थी वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में डिक्लाइंड हो गई थी। उसके बाद 5041 में शेरशाह गॉट अ फोर्ट बिल्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा गंडक। उसके बाद फॉर दिस टाइम द पाटलिपुत्र बिकम फेमस एज पटना। पटना बिकम टू नेज आज़िमाबाद। आज़िमाबाद पहले नाम था उनका। 17th सेंचुरी। एट द सेम टाइम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अराइव्ड इन द सिटी, बिंग द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु गोविंद सिंह की भी जन्म स्थान है। द लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स, द सिटी हैज़ बिकम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सिक्किम। और यहाँ सिक्किम की ज़्यादा फ्लावर्स बढ़ चुकी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी भी हमारी SST में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इनसे भी एक क्वेश्चन आती है जो हमारी 5 मार्क्स की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन इंडिया। मिनरल ऑयल कहाँ कहाँ मिलती है ना। तो देयर आर मेनली 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और गुजरात रीजन। 5 ऑयल प्रोडक्शन एज रीजन्स था। कौन कौन? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गुजरात रीजन और मुंबई हाई एरिया और बार्मर बेसिन। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ लैंड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड हमारा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्योंकि हमारा लैंड के बिना हम लैंड जो है रिसोर्स, वो ऐसी रिसोर्स है जो हमारी सारी नीड्स को पूरी कर देती है। लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब लैंड से तो ये आप क्वेश्चन खुद डू इट सेल्फ। हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन, व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दिस, है ना। मैन हैज़ रिसीव्ड मैनी गिफ्ट फ्रॉम द नेचर विच फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्राकृतिक ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, तो उसी को फुलफिल नीड करने के लिए ह्यूमन लाइफ को, तो एक उसी से एक रिसोर्स है जिसका नाम है वाटर, जो बहुत ही स्प्रेड सभी जगह फाउंड हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम है। That's why there is a need for its proper management and protection so that the water crisis can be overcome। और अगर हम लोग नहीं किए तो वाटर क्राइसिस भी आ सकती है। Continuous efforts are going on at the government level for the water conservation. The government of India had formulated the national water policy in 1987, which was again revised in 2002 and implemented. The following measures can be taken for water conservation। वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ अंडरग्राउंडमेंट, उसके बाद वाटर शेड, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब आप लोग यूजेस में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द सूटेबल जोग्राफिकल कंडीशन फॉर राइस ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, सुटेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मेड फ्रॉम पैडी। पैडी जो होती है वो एक धान के रूप में होती है, उसी से राइस हमारी बनती है। ठीक है, आगे चलते तो पैडी इज़ अ क्रॉप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। पैडी जो है वो मॉनसून क्लाइमेट की क्रॉप है जो हमारी कंडीशन को कुछ सूटेबल ऐसी करती है। हाई टेम्परेचर रहना चाहिए, मतलब 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद एडिक्वेट रेनफॉल यानी कि 200 ग्राम तक एनुअल, यानी कि 200 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट लैंड चाहिए, उसके बाद अलोवियल लॉम सॉइल चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारी आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन होगी इकोनॉमिक्स से। चलिए इकोनॉमिक्स की क्लास को शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट आर देयर टू फंक्शंस। इकोनॉमी है एक ऐसा एग्जीक्यूशन जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ फॉलो होती है जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करवाती है। आर्थर लुइस ने कहा है कि एक रिलेशन है इकोनॉमी का जो सिस्टम related to the overall behavior of nation on the basis of which it uses its resources to satisfy human needs. Economy is such an organization of economic activities under which people manage their livelihood by getting the opportunity to work। तो यहाँ पर दो हमारे दिए हुए हैं फंक्शन इकोनॉमी का, प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसा ये हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये रिफर्स करती है कि एक्टिविटीज़ को जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करे, और हर तरह के वो एक्टिविटीज़ जो हमारे काम के आए वो इकोनॉमिक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम जो है वो एक नेट इनकम जनरेट होती है विथ इन द country throughout the year under national income through only those were services are included which are measured in the form of money or which receive payment इन द फॉर्म ऑफ मनी। नेशनल इनकम उसे कहते हैं जो हमारी नेट इनकम को जनरेट करती है कि हमने एक साल में कितना मनी कमाया है। ठीक है, और वहीं अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन द अमाउंट ऑफ ऑब्टेन इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, हर साल में जो गणना होती है कि इस साल में इस कंट्री ने कितना कमाया है तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ पेपर मनी, कि पेपर मनी क्या है, इसके कुछ इशूज़ को डिस्कस करना है।
तो लेटर ऑफ इंटेंट फॉर करेंसीज प्रोमिसरी नोट प्रिंटेड ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ अ पेपर, जो स्पेशल टाइप ऑफ पेपर रहती है वो नोट कहलाता है, और यही नोट को हम लोग मनी कहते हैं ना, पेपर मनी। इन विच द इशूइंग ऑफिसर प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट रिटन इनटू द बेरियर ऑन द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वादा करता हूँ, तो यही कथन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। द प्रोमिसरी नोट इज पेएबल ऑन डिमांड। पेपर करेंसी इज यूजुअली issued under certain legislation, and behind it gold or foreign securities as per rules by the central bank are kept in the fund। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ डिस्कस करना है वेरियस फंक्शंस को, तो जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। तो रिजर्व बैंक हमारी वर्क करती है बैंकिंग के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल रहे चाहे स्टेट रहे, ठीक है, और ये हमारी बैंकर्स को बैंक से बनाती है। उसके बाद ये हेल्प करती है टाइम में, और उसके बाद ही हैज़ कंप्लीटेड control over them, he keeping and exchange rate of rupees is stable is an important function of the reserve bank। the reserve bank regulates and controls currency and credit, और ये करेंसी और क्रेडिट को भी रेगुलेट करती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा शेड्यूल बैंक ऑफ करंट इट कलेक्ट्स इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिशेस देम इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है सिविक्स से। तो सिविक्स इज द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ SST, तो इससे भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ फंक्शंस लिखना है, तो ये आप लोग कर लोगे, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्यों नेसेसरी है? क्योंकि विदाउट डेमोक्रेसी वी कांट लिव, विदाउट डेमोक्रेसी वी कांट लिव, है ना, वी कांट लिव, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी मोनार्की गवर्नमेंट आ सकती है। क्या आ सकती है? मोनार्की गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री के लिए बेहद ही वार्निंग वाली चीज़ है, वार्निंग फॉर कंट्री, है ना। तो इसके लिए हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आगे चलते तो मेन ऑर्गन्स डिस्कस करना है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत में 5 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं मुखिया की। मुखिया कौन होते हैं? तो मुखिया इलेक्टेड होते हैं किससे? अडल्ट सिटीजन से, जो ग्राम पंचायत में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राम कचहरी होता है, जो हमारी हर ग्राम पंचायत में होती है। ग्राम कचहरी इज कंस्टिट्यूटेड टू परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन, और ये हमारी जज की जैसा काम करती है। ठीक है, उसके बाद होती है ग्राम रक्षा दल, जो हमारी हेल्दी यूथ ऑफ विलेज के रूप में काम करती है। 18 से 30 साल के मेंबर में रक्षा करती है कि ये क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा है, ये सब के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इट्स मेन जॉब इज टू प्रोटेक्ट द विलेज, इसका रक्षा दल नाम है, तो प्रोटेक्ट ही करेगा ये। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और सेक्रेटरी जो होती है वो हमारी सचिव जी होते हैं। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट सर्वेंट की काम करती है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स को अंडर देम करने की कोशिश करते रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करप्शन जो है वो एक बिग चैलेंज, यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो एक बिग चैलेंज क्यों हमारी डेमोक्रेसी के लिए है? तो ये इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टुडे न्यूज़ ऑफ करप्शन, क्राइम, स्कैम एक्सेट्रा इज़ हर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर दुनिया में हर कोने से करप्शन, क्राइम, स्कैम की तरह हर तरह की न्यूज़ आ रही है। दिस हैज़ कम टू द फोर ऑफ अ फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम ऑफ एनी डेमोक्रेसी टुडे। एवरी डे वन और द other news is definitely to received related to it. The mindset of the people that we have to earn a lot of money, buy new houses, vehicles is further promoting these things। तो ये क्यों होती है? तो हम लोग न्यू बाईसाइकिल लें, मतलब न्यू हर चीज़ अपनी काम के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, सोशल इविल्स लाइक डॉरी। हमारी सोशल इविल्स क्या है? तो डॉरी जिसको कहते हैं, डॉरी हमारी हो गई। डॉरी, इसको डॉरी मतलब होता है दहेज। हाँ, दहेज होता है डॉरी मतलब, है ना, जो हमारी लार्जली रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, पीपुल अनहेस्टिकली गेट इन्वॉल्व इन टेकिंग ब्राइब और इन स्कैम्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट डॉरी फॉर मैरिज। उसके बाद कुछ स्कैम्स करने लगते हैं वो लोग मैरिज के लिए, है ना, डॉरी के लिए।
उसके गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी एफर्ट्स टू एंड इट द जन लोकपाल बिल इज़ वर्थ वाइल एफर्ट इन द डायरेक्शन। ठीक है, चलें तो हमारी इस क्लास को एंड करने का समय आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।